बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ISPR का कहना है कि बनू ऑपरेशन कामयाबी से तकमील की जानिब गामजन है। CTD ऑफिस बनू में ऑपरेशन जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ऑपरेशन से मुतालिक मजीद तफसीलात से आगाह किया जाएगा। बिल्कुल, इस आम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। बनू ऑपरेशन कामयाबी से तकमील की जानिब गामजन है। CTD ऑफिस बनू में ऑपरेशन जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ऑपरेशन से मुतालिक मजीद तफसीलात से आगाह किया जाएगा। बनू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान CTD कंपाउंड में मौजूद तमाम दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बताया कि तमाम यरगमालियों को रिहा करा लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार शहीद और 15 जख्मी भी हुए। वज़ीर दिफा का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का दोबारा सर उठाना अफसोसनाक है। सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि KP हुकूमत इमरान खान के हाथों यरगमाल बनी हुई है, जिम्मेदारियों की अदायगी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल, बनू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान CTD कंपाउंड में मौजूद तमाम दहशतगर्द मारे गए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये बताया कि तमाम यरगमालियों को रिहा करा लिया गया है, जबकि ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार शहीद और 15 जख्मी भी हुए हैं। वजीर दिफा का यह भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का दोबारा सर उठाना अफसोसनाक है। सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि KP हुकूमत इमरान खान के हाथों यरगमाल बनी हुई है, जिम्मेदारियों की अदायगी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम बयान ये सामने आया है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से। एक तो उन्होंने ये भी कहा कि बनू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान CTD कंपाउंड में मौजूद तमाम दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बताया कि तमाम यरगमालियों को रिहा करा लिया गया है। रुख करते हैं पंजाब का, जहां सियासी पारा इस वक्त अपने पूरे जोबन पर है। हुक्मरान इत्तेहाद पुरज़्म है कि परवेज इलाही की छुट्टी करके बहुत जल्द अपना वज़ीर आला लेकर आएंगे। आसिफ ज़रदारी मुताबिक काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात आज से फिर अहम मुलाकात की। वज़ीर आज़म से भी 2 बार राब्ता किया। मुफाहिमत के बादशाह आज दोपहर को चौधरी शुजात से मिलने उनकी रिहाइशगाह भी गए। अब्बास नकवी की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सियासी हिद्दत और जरदारी के राब्ते बढ़ गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने करीबी दोस्त के जरिए परवेज इलाही से राब्ता किया, फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके सियासी सूरत हाल से आगाह किया। मुफाहमत के बादशाह दोपहर को चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुँचे। वजीर आला के खिलाफ एतमाद के वोट और तहरीके अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत की। नासिर हुसैन शाह और मलिक अहमद खान ने रहनुमाओं को अहम अमूर पर ब्रीफिंग दी। इस दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी राब्ता किया गया। वफाकी वजीर चौधरी सालेक और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। मुलाकात में रहनुमाओं में इत्तफाक हुआ कि बहुत जल्द हमारा वजीर आला होगा। साथी रिपोर्टर आसिम नसीर के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। पंजाब की सियासत के लिए कल का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि कल वज़ीर आला पंजाब के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। एतमाद का वोट या तहरीके अदम एतमाद का कार्ड सूबे की सियासी हलचल बढ़ाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली गवर्नर के इजलास बुलाने से मुतालिक इकदाम को गैर कानूनी करार दे चुके हैं। 21 दिसंबर 2022 बरोज बुध शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेना होगा। गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इल्लीगल समझता हूँ। तख्त लाहौर पर कल क्या होगा? क्या वजीर आला से कुर्सी छिन जाएगी या परवेज इलाही का इख्तिदार मजीद मजबूत होगा, या फिर असेंबली इजलास न होने का ट्विस्ट आएगा? क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान गवर्नर की जानिब से इजलास की तलबी को गैर कानूनी करार दिया गया है। हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है, तो इसके ऊपर गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इल्लीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो बता दिया कि परवेज इलाही ने कल 4 बजे तक एतमाद का वोट नहीं लिया तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट न लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। समा से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने सूबे में तब्दीली का इशारा दिया। वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन मुतहरिक हो गई। वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन को 186 अरकान दरकार है।
جبکہ قاف لیگ اور پی ٹی آئی اتحاد 190 اراکین کے ساتھ ایوان میں برتری بنائے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اراکین پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن سے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ 20 اراکین نے پرویز الہی کو ووٹ نہ دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں آصف زرداری بھی خاصے متحرک ہیں۔ عباس نقوی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو گورنر پنجاب کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت، رابطے اور جوڑ توڑ جاری۔ پی ٹی آئی کے اراکین پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن سے رابطوں کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق 20 اراکین پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے۔ نون لیگ کو یقین دہانی کرا دی گئی۔ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کا گورنر ہاؤس میں اہم اجلاس ہوا، جس میں آئینی اور قانونی آپشنز پر غور کیا گیا۔ پرویز الہی صاحب کی ایک پوزیشن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، تو جب ایک بندہ خود یہ کہہ رہا ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب اسمبلی کو کسی صورت تحلیل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کیمرامین نوید رمضان کے ساتھ عباس نقوی، سما، لاہور۔ پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا اہم بیان بھی سامنے آ گیا۔ اسلام آباد میں سما کے نمائندے شاکر سولنگی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا، پرویز الہی نے وزارت اعلیٰ کے مواقع ظاہر کیے، اب دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی ایم پرویز الہی پر اعتماد کرے گی یا نہیں۔ عمران خان اسمبلیاں توڑ بھی دیں تو کوئی سیاسی ہجان پیدا نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو جائے الیکشن وقت پر ہوں گے۔ جنرل باجوہ نے وردی اتار دی تو عمران خان شیر بن گئے ہیں۔ جب انہیں آگ کر دیا گیا تھا تو یہ ساری صورتحال تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کیا اہم گفتگو کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ایکٹیویٹیز جاری ہیں اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب، پنجاب میں کیا حکمت عملی ہے پی ڈی ایم کی؟ دیکھیے، پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے گود میں بیٹھ کر وزارت بنائی، وہی ان کو بھاری لگ گئی اور یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ آج پھڈا پڑ گیا آپس میں جو ان کا۔ پنجاب میں بڑی جماعت جو ہے وہ بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون ہے، کی پوزیشن ہے اور کلیدی حیثیت ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کی، تو انہوں نے بھی سوچنا ہے اس حوالے سے، اور ہم نے بھی آپس میں بیٹھ کر پھر اس حوالے سے سارے پی ڈی ایم کو اور حکمران اتحاد کو اعتماد میں لے کر انشاءاللہ فیصلے ہوں گے۔ اگلا وزیر اعلیٰ پی ڈی ایم کا نظر آ رہا ہے، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، یا پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ ابھی تو صورتحال معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ اسمبلی توڑتا ہے پھر کیا صورتحال ہوگی؟ پھر جب حزب اختلاف نے عدم اعتماد کی تحریک ڈال دی ہے تو فرق تو بہت کم ہے۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر سینیارو اس سے مختلف ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اگلے ایک ہفتے کے اندر واضح ہو جائے گی۔ اس وقت تک ایسی کوئی سوچ ہمارے درمیان ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ وہ جو مواقع انہوں نے ضائع کیے، کیا اب دوبارہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ان پہ اعتماد کریں گی؟ تو یہ ساری صورتحال زمینی حقائق کی بنیاد پر ہوگا۔ زمینی حقائق کیا بنتے ہیں اور اس پر پھر ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ترجیح ہم مسلم لیگ نون کی رائے کو دیں گے اور انہوں نے بھی اپنے دوستوں کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ پرویز الہی نے جو انٹرویو دیا ہے سر، حالیہ انٹرویو میں، اس میں عمران خان کو رگڑا دیا ہے، عمران خان سے گلے شکوے بھی کیے ہیں بہت زیادہ۔ پرویز الہی صاحب کا سیاسی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن وہ خاندانی آدمی ہے اور اس کو کچھ سوسائٹی کے اقدار کا پتہ ہے۔ جب ابے نے اپنے نکے کو آگ کر دیا، اس کے بعد یہ شعر ہو گئے کہ کبھی ان کو جانور کہتے ہیں، کبھی میر جعفر کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں یار؟ تو اس حوالے سے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ فیصلے تو وہ کرتے تھے۔ بھائی جب فیصلے وہ کرتے تھے اور تم ڈمی تھے تو میں تو کہتا تھا نا کہ آپ ڈمی ہیں۔ بیرونی جو دباؤ تھا ہمارے اداروں کے اوپر، وہ بھی ایک دور تھا جو بیرونی دباؤ کے طور انہوں نے الیکشن میں دھان لیا، اس کو اقتدار میں لانا، اس کو سپورٹ کرنا، اور پھر سارے پیسے دنیا سے اکٹھا کرنے کے لیے وہ خود بیچارہ بھاگتا دوڑتا ادھر ادھر جاتا تھا۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اگر ان میں بھی کوئی عقل ہے
तो उनको भी समझ लेना चाहिए कि बड़े नाअहल के ऊपर उन्हें हाथ रखा था। हमारी इस्टेब्लिशमेंट तो इस वक्त तो बिल्कुल न्यूट्रल है। मेरे ख्याल में तो न्यूट्रल या गैर जानिबदार बिल्कुल ये लाइन ठीक जा रही है और इसको चलना चाहिए। केपी में तब्दीली होती हुई नजर आ रही है सर? फायदा हमारा है, नुकसान पीटीआई का है। थोड़ा सा फायदा बता दें। वहाँ पर उनकी जो अभी पाँव रखने की जगह वो ख़त्म हो जाएगी। जो आगे से नखरे करते हैं और सर उठाकर जो वो गर्राते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी उनकी। ये एक ही तो पनागा है उनके पास, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर वो तोड़ देता है तो उनका खाना ख़राब हुआ ना, खुदकुशी है ना। ये तो नहीं कि सुबह जो है चला जाएगा आसमान में या इलेक्शन करवा सकेगा। इलेक्शन फिर भी टाइम पर होंगे। ये मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि अगर वो असेंबली तोड़ भी देता है तब भी कोई सियासी हैजान नहीं आएगा। अगर पंजाब की असेंबली टूट जाती है तब भी कोई सियासी हैजान नहीं आएगा। इलेक्शन फिर भी टाइम पर होंगे इंशाअल्लाह। कैसे टाइम पर होंगे? बस मैं बता रहा हूँ आपको ना जी, मेरी बात पर थोड़ा सा बाकी लोगों से पूछ रहे हैं। केपी में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं? भाई हुकूमत हम बनाएं या केयर टेकर की हो, इलेक्शन वक्त पर होगा। अच्छा सर, केपी में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं अमन अमान के, हाँ, सिवाय इसके कि उनको इस हुकूमत को जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, सिवाय इसके कि उनके यहाँ सलाहियत और इस्तेदाद ही नहीं है। अब अगर मेरे सूबे का एक वज़ीर आला अपने हलके में अपने इलाके में भत्ते देकर जिंदगी गुजार रहा हो तो वो क्या सुबह चलाएगा जी। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 लीगी MPs को असेंबली इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दी है। अदालत ने करार दिया कि ज़रूरत पड़ने पर वोट भी कास्ट कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने उस्मा बुखारी समेत 18 लीगी रहनुमाओं की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकील ने अदालत को बताया कि गवर्नर पंजाब ने 21 दिसंबर को वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा है, जबकि स्पीकर ने लीगी मेंबरान की सेशन में शिरकत पर पाबंदी आयद कर रखी है। मामला अहम नौयत का है, अदालत मेंबरान पर पाबंदी को कलअदम करार दे। अदालत ने फैसला सुनाते हुए करार दिया कि लीगी अरकान को पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत की इजाजत होगी। अगर वोटिंग हुई तो मेंबरान वोट कास्ट भी कर सकते हैं। माहिर कानून शाइक उस्मानी कहते हैं गवर्नर का आईनी इख्तियार है कि वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। समा से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है कि गवर्नर जब चाहे तो चीफ मिनिस्टर से कह सकता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस असेंबली को कॉल करके अपनी दिखाएं कि उनके पास असेंबली की कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। तो वो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, वो असेंबली के रूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है वो हमेशा प्रिवेल करती है, ये कोई किसी का लॉ या प्रोसीजर्स के ऊपर। तो ये प्रोसीजर तो यहाँ पे बेमाने है। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए जुमेरात को कौमी असम्बली जाने का फैसला कर लिया है। PTI के तमाम मुस्ताफी MNAs इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठे होंगे और शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में एक साथ पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। PTI MNA स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक कराएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर कौमी असम्बली को गुज़श्ता हफ्ते खत लिखकर मुलाकात के लिए वक्त मांगा था, ताहम खत का जवाब ना मिलने पर अब PTI अरकान इज्तिमाई तस्दीक करने खुद पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। PTI के तमाम अरकान ने 11 अप्रैल को कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे, जिनमें से ताहाल सिर्फ 10 इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। शादी हॉल्स रात 10 बजे, होटल और मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। हुकूमत ने तवानाई बहरान से निपटने के लिए नई पॉलिसी बता दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नई पॉलिसी किफ़ायत शयारी पर मबनी होगी। आइंदा 2 रोज़ में तमाम सूबों से राय ली जाएगी। कौम को महदूद वसाइल में खुद को महदूद करना होगा। 20% सरकारी मुलाजमीन घर बैठकर काम करे तो मुल्की खजाने की 56 अरब रुपए सालाना बचत मुमकिन होगी। गवर्नमेंट के इदारों में अगर वो घर से काम करे 20% रोटेशन बेसिस के ऊपर तो 56 अरब रुपए की बचत है सालाना। और वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग जो है ना वो 10 बजे रात तक जो है लिमिट कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें जो है ना वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। इससे 62 बिलियन रुपए की जो है ना वो
बचत। पंखे मार्केट में अब नए बन के आ रहे हैं, इससे 15 अरब रुपया जो है ना वो बचत होगी। लेकिन एनर्जी एफिशिएंट जो है, अगर घरों में फैंस का, एयर कंडीशनर का और आइडल कैपेसिटी पेमेंट जो है 8-9 हज़ार मेगावाट बिजली जो है ना आप ऑन एवरेज जो है ना बचा सकते हैं। ई बाइक्स जो है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे हमारी तकरीबन 86 अरब रुपए की जो है ना बचत है। अगले 2 रोज में हम सूबों से जो है ना वो कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लेंगे और 4 सूबों को हम अप्रोच करेंगे। तो हुकूमती फैसले पर लाहौर के शहरियों का कहना है कि दिन की रोशनी का फायदा उठाना अच्छी बात है, लेकिन इससे मईशत पर मनफी असर भी पड़ सकता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से। जी कासिम, बताइएगा क्या कहना है लाहौर के शहरियों का? अरे बिल्कुल, तवानाई बचाने के लिए मार्केट्स, बाजार, होटल सब 8 बजे के करीब जो है वो बंद कर दिए जाएं। शहरी क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं। तो ये बताएं, आप क्या समझती है, क्या ये फैसला दुरुस्त है? इस पर क्या कहती हैं आप? एनर्जी सेविंग के लिए ये तो बात सही है कि आप उसकी कंजम्पशन, बट उसके लिए और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप सोलर एनर्जी ज़्यादा यूज़ उसका कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर हमारी मार्केट्स और स्पेशली रेस्टोरेंट्स वगैरह इतनी जल्दी बंद हो जाएंगे तो कस्टमर्स का इनफ्लो भी कम होगा, विच विल वेरी नेगेटिवली इफेक्ट द इकोनॉमी। आई होप ये डिसीजन सारे लोग समझ सकें और इस चीज़ का एडवांटेज भी ले सकें एंड ज़्यादा डे लाइट सेविंग्स में चीज़ें हो सकें। आप ये हुकूमती फैसले के हवाले से क्या कहते हैं, इसका ताजिर बरादरी पे क्या असर पड़ेगा? देखें, कोई असर नहीं पड़ेगा किसी किस्म का, ये अपनी सोच है। इनका ये कहना है कि इसके लिए बेहतर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी का इस्तेमाल जो है वो ताजिर भी करें, ताकि जल्दी जल्दी सुबह मार्केट्स और बाज़ार खुलें और मुकर्रर औकात कार के दौरान बंद होंगे तो इससे कोई कारोबारी जो है वो ज़्यादा मनफी असरात पैदा नहीं होंगे। जी, लाहौर के बाद रुख करते हैं कराची का और जानते हैं कि रोशनियों के शहर में ताजिर और ख़रीदार हुकूमती फैसले पर क्या कहते हैं। जान लेते हैं खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने बाजार और मार्केटों को रात 10 बजे बंद करने की तजवीज़ दे दी है। इस तजवीज़ पर ख़रीदारों की क्या राय है और ख़ुद ताजिर क्या सोचते हैं, जानेंगे, मालूम करेंगे उन्हीं की ज़बानी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लोग रात सर रात बैठे रहते हैं। अगर कुछ दुकानदार है उनको बंद करा देंगे, फिर दुकानदारों से पता लिया जाएगा, ठीक है, दुकानें फिर खोली जाएंगी। पिछले 3 साल कोरोना में गुजरे, उसमें भी यही सारा कुछ ड्रामेबाजी चलती रही। कराची में जो है वो कस्टमर जो है वो निकलते ही शाम में। ये बंद भी करने के कोई फायदा है, लाइट तो अपने टाइम पे ही जा रही है। अगर हम 10 बजे मार्केट बंद भी करते हैं तो उनको चाहिए कि लाइट बंद ना करें। ताजिरों ने तो इस फैसले को अपने कारोबार के खिलाफ ही करार दे डाला। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में बढ़ते जराइम पर MQM के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर हुकूमत से सिंध और पुलिस पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत कराची के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन ने जवाबी वार करते हुए कहा कि कराची के हालात बहुत बेहतर हैं, अब यहाँ बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। Sindh government has failed to protect the life and property of people living. वसीम अख्तर साहब की बातों को मैं वैसे ज़्यादा तो संजीदा नहीं लेता कि कराची के हालात पहले दौर से हर रोज जनाजा उठता है सेल स्नैचिंग पे। ये बिल्ली कुत्ते नहीं बस रहे इस शहर में, ये इस तरह से हम जवान बच्चों के जनाजे उठाते हैं। कराची में भी कोई बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। कराची में अभी जो है वो 10 मिनट की कॉल पर कराची बंद नहीं होता। ऐसी सियासत MQM ने नहीं करनी जिसमें हमें रोज आप लाशों के तोहफे दो। आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? कराची में भी हड़ताल करने की किसी को जरूरत नहीं है। कराची में भी भत्ताखोरी, पर्चियां, ये सब बंद हो गई हैं। DG रेंजर साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनसे नहीं संभलेगा। ये नाकाम तरीन पुलिस है जो तबाह कर रही है पूरे शहर को। आप इसमें अपना हिस्सा डालें। और सिंध हुकूमत का इलेक्ट्रिकल व्हीकल टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं टैक्सी सर्विस खवातीन के लिए होगी, ड्राइवर्स भी खवातीन होंगी, कैब में कैमरे लगे होंगे, मॉनिटरिंग का सिस्टम भी नस्ब होगा। सक्खर में रवामा पीपल बस सर्विस शहरियों को सहूलियात फराहम करेगी। मजीद सुनते हैं।
इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो ईवी की टैक्सी सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिंक टैक्सी सर्विस होगी, सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए होगी। ड्राइवर होंगे वो भी खवातीन होंगी, उनमें कैमरास भी होंगे, पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा कि पैसेंजर्स की सिक्योरिटी का भी ख्याल किया जाए। पीपल्स बस सर्विस इंशाल्लाह इसी महीने दिसंबर में सक्कर में शुरू होने जा रही है। ईवी बसेस कराची में पहुंच चुकी हैं, एग्रीमेंट पे नेगोशिएशन हमारी चल रही है। इजलास में अदम पेशी पर सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई के इलेक्ट्रिक के CEO पर बरहम। सरबरा कराची की इलेक्ट्रिक को सुल्तान राही से भी ज्यादा जारहाना करार दे दिया। चेयरमैन सैफुल्लाह अबड़ो बोले कि इलेक्ट्रिक पूरे पाकिस्तान के लिए दर्द सर बनी हुई है। कमेटी ने कि इलेक्ट्रिक की निजकारी से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहीर अली। तो जज दा सिर्फ ना सुने सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई में सुल्तान राही के चर्चे। इजलास था सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई का। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी तलबी के बावजूद पेश न हुए तो चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने उनका रवैया सुल्तान राही से भी ज्यादा जारहाना करार दे दिया। कमेटी अरकान भी ऐसे बरहम हुए कि आइंदा इजलास में पेश न होने पर उनके खिलाफ तहरीक इस्तेकाक लाने का इंदिया दे दिया। माजी में इनसे कोई पूछता नहीं था, उसमें सारे जो भी जिस टाइम की गवर्नमेंट है वो भी उनमें कसूरवार है, किसकी भी हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 24.6% शेयर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का KLF में। हम इनसे हिसाब भी लेंगे। ये जो ब्रीफिंग पड़ी है तो ये सबूत है इस चीज का कि कमेटी ने काम किया है, हमने उनको अकाउंटेबल बनाया है। कमेटी ने KE की निजकारी से मुतल्लिक तफसीलात भी तलब कर ली। निजकारी कमीशन हुकाम ने बताया कि मुसलसल नुकसान की वजह से KL इलेक्ट्रिक को फरोख्त किया गया। 2001 में नुकसान 16 अरब 40 करोड़, 2002 में 17 अरब 70 करोड़, जबकि 2003 में कंपनी का नुकसान 14 अरब रुपए से ज्यादा था। वफाकी काबीना इजलास में तोशाखाना की गूंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगे तहाइफ की मिस डिक्लेरेशन की तफसीलात तलब कर ली। काबीना को तोशाखाना तहाइफ के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अरकान ने वाज़ेह किया कि रियासती तहाइफ को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी उस्मान खान की जुबानी। साबिक वजीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया ने इंतहाई कीमती तोशाखाना तहाइफ को किस तरह औने पौने दामों खरीद कर अरबों रुपए में बेचा। वफाकी काबीना को तमाम हकाइक से आगाह कर दिया गया। काबीना अरकान ने रियासती तहाइफ की खरीदो फरोख्त को मकरू अमल और रियासत की इज्जत बेचने के मुतरादिफ करार दिया। काबीना को आगाह किया गया कि इमरान खान ने तोशाखाना के कीमती तहाइफ सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख रुपए के इवज लिए, जबकि उनकी मार्केट वैल्यू 6 अरब रुपए से भी ज्यादा थी। तहाइफ की इस लूट मार की इंक्वायरी FIA के हवाले की गई है। तोशाखाना के मामले पर कायम कमेटी की सिफारिशात की तैयारी हतमी मरहले में है। वजीर आज़म ने हिदायत की कि FIA 2 हफ्ते के अंदर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करे। काबीना डिवीजन अगले इजलास में जामे रिपोर्ट पेश करे कि महंगे तहाइफ कैसे मिस डिक्लेयर हुए। ऐसे तहाइफ की फहरिस्त भी दे जो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वसूल ही नहीं हुए। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी टिरियान वाइट को छुपाने पर नाअहली की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने चमन PTI के वकील सलमान अकरम राजा को जवाब जमा कराने के लिए 19 जनवरी तक मोहलत दे दी। इसी केस में इमरान खान की जानिब से 2 और वकील अजहर सिद्दीक और अबूजर सलमान न्याजी भी पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जुमला कसा, लाहौर का कोई वकील रह तो नहीं गया। तोशाखाना केस में मामला उल्टा है, इमरान खान के वकील गैर हाजिर रहे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी टिरियान वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नाअहली दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के वकीला ने एक सा मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, टिरियान वाइट मामले पर पहले ही केस का फैसला हो चुका। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आप अपना जवाब जमा करा दीजिएगा। वकील ने जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मुख्तसर दलाइल में कहा, ये मामला कई बार हमारे पास आया, दरखास्तें मुस्तरद होती रहीं। अदालत ने केस की समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले और मजीद कार्रवाई के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। इमरान खान के वकील पेश न हुए। माउन वकील ने बैरिस्टर अली जफर की मसरूफियात का बताया और इल्तवा की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। लाहौर से खबर शामिल करें, जहां यंग डॉक्टर्स ने वजीर सेहत पंजाब अख्तर मलिक के कमरे में धरना दे दिया है। डॉक्टर ने वजीर सेहत के सामने एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि महकमा सेहत पंजाब में डॉक्टर्स की भर्तियों के लिए रिश्वत ली जा रही है। मजीद जानेंगे दानियाल उमर से। दानियाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? यंग डॉक्टर्स ने अब से कुछ देर पहले वजीर सेहत पंजाब अख्तर मलिक के कमरे में धरना दे दिया और
अख्तर मलिक उस वक्त कमरे में मौजूद थे जिस वक्त यंग डॉक्टर्स उनके सामने जाकर एहतजाज करते रहे। यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ ये है कि महकमा सेहत पंजाब में डॉक्टर्स की भर्तियों के लिए रिश्वत ली जा रही है और साथ ही साथ ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि MPA 7 लाख रुपए तक वसूल करके डॉक्टर्स की भर्तियों के लिए जो अख्तर मलिक हैं उनको कॉल करते हैं और अख्तर मलिक भी इसके अंदर शामिल हैं इन डॉक्टर्स की भर्ती के अंदर। इस पर डॉक्टर की इस मौके पर ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल उमर, आपने तफसीलन आगाह किया। सिख यात्रियों के बाद हिंदू यात्रियों की पाकिस्तान आमद फूल निछावर करके इस्तकबाल किया गया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा समा आयशा अता। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, 100 से ज़ायद हिंदू यात्रियों ने आज वाका बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान यानी पाक सरजमीन पर कदम रखा है। चेहरे जो हैं वो खुशी से निहाल हैं और यहाँ से ये कटास रात जाएंगे पूजा पाठ के लिए और अपनी मजहबी रसूमात को अदा करेंगे। हमारे साथ जो है वो कुछ हिंदू यात्री मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम मुझे बताइएगा, पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल यहाँ कटास रात महादेव का दर्शन करने हम आए, ऐसी खुशी मिल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पहली बार आई रही हूँ तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है और यहाँ पे स्वागत भी अच्छा किया पाकिस्तान वालों लोगों ने, तो बहुत अच्छा लगा हमको। कोई भी कंट्री में अगर हम जाते हैं तो हमें लगता है वहाँ कैसा होगा, हमारा साथ किस तरह से वो बात करेंगे। तो जैसे ही हमने बॉर्डर पार करी, अद्भुत, सबके चेहरे पे हंसी थी, उनने हमको देख के वो भी इतने खुश थे, उसी तरह से हम भी उतने किया। बहुत बढ़िया स्वागत किया हमारा, बहुत बढ़िया स्वागत। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर आंखों में कुछ नमी देखी जा रही है और वो शायद खुशी के आंसू हैं। जो चीज़ इन्होंने सिर्फ ख्वाब में एक तस्वुर किया था उसे अब ये अपनी आंखों से भी देखेंगे। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब ये वापस भारत जो है वो लौटेंगे 5 रोज़ के बाद, तो यादों का एक भरपूर खजाना जो है वो अपने साथ लेकर वापस जाएंगे। जी ठीक है आयशा, आपका शुक्रिया। कहाँ कहाँ जाएंगे, वालिदैन को कैसे तंग करेंगे? कराची में सर्दियों की छुट्टियों में बच्चों ने भी ढेरों प्लान बना लिए हैं। ये प्लान हैं क्या, तफसीलात बता रही हैं सैयदा जीनत। कराची में सर्दियां तो ना आई, अलबत्ता स्कूल की छुट्टियां बच्चों को ज़रूर मिल गई हैं, जिसकी बड़ी प्लानिंग कर रखी है। बच्चों ने सर्दियों की छुट्टियों को किस तरह से मनाने का प्लान किया है, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। छुट्टियों में ना हम प्लान करेंगे कि अमेरिका जाने के लिए, क्योंकि हमारा नानी उधर है। मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, वहाँ से बहुत घूमूंगा, स्वाद भी जाऊंगा, पहाड़ों पे भी जाऊंगा। इंग्लैंड जाने का भी प्लान बन रहा। अभी मेरे पापा के पास अभी पैसे थोड़े कम है ना, तो ना अभी फिर वहाँ पे भी जाऊँगा, एंजॉय बहुत करूँगा। हम लोग ने अभी तो पिकनिक प्लान करी है, तो हम लोग पिकनिक पे जाएंगे पहले, उसके बाद हमें स्कूल की कुछ एक्टिविटीज़ मिली हैं। तो बहुत तंग करना है और हम लोग तो मूवीज़ वगैरह भी देखने जाएंगे, पार्क, गार्डन, मॉल्स वगैरह, हम लोग हर जगह जाएंगे और खूब मामा पापा को तंग करेंगे। इस दफ़ा सर्दियों की छुट्टियों में हम लोग हॉक्स भी जाने वाले हैं घूमने, और फिर अपने चाचू के घर कनाडा जाएंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों की चटपटी गुफ्तगू आपने जानी। किसी ने मुल्क में रहते हुए सैरो तफरी का प्लान बनाया है, तो कोई मुल्क से बाहर जाने का इरादा रखता है। लेकिन बच्चों की छुट्टियां वालिदैन की जेबों पर बड़ी भारी पड़ने वाली हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सैयदा जीनत, समा।